₹458 डीजल की नई कीमत को ₹520.35 के ऊपर रखा जाए। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में ₹50 इजाफा। 20 किलो का थैला ₹2150 में फरोख्त होने लगा। पीमन गंदम की कीमत ₹4000 तक पहुंच गई। मजदूर आदमी है, मजदूरी कर रहा, 500 रुपए की पेट्रोल डलवा रहा, 650 रुपए का। कम कर रहे हैं, 5 रुपए कहते हैं, लेकिन बढ़ाते 20 रुपए 15 रुपए। हर हफ्ते में 2 बार 3 बार पेट्रोल की कीमतों में इजाफा सुनते हैं। हमारी तनख्वाहें तो नहीं बढ़ती। इनका एक ही विजन है, एक ही मोटो है, अवाम मारो महंगाई मुकाओ। पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ पे असर पड़ता है इस चीज़ का, और खासकर गरीब जो तबका है वो तो और गरीब होता जा रहा है। पेट्रोल की कीमत में ₹14.92, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹15 का इजाफा किया गया है। नई कीमत पेट्रोल की ₹414.78, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹414.58 अब होगी। बैनुल-अक़वामी मंडी में कुछ ज्यादा रद्दो-बदल नहीं था, हमें 14 रुपए बढ़ाना पड़ा क्योंकि हमारी अपनी कमिटमेंट थी। पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ₹5 फी लीटर कमी कर दी गई है। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान की मौजूदा माशी सूरत हाल की पेश नज़र ये पेशन गोई की जा रही है कि अगर पाकिस्तान ने अपने टैक्स निज़ाम को बेहतर ना किया तो इसके मुआशी दिवालियापन को रोकना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि तेज़ी के साथ बढ़ती हुई महंगाई और ईरान अमरीका जंग के बाद खित्ते में मुआशी सरगर्मियों में तातुल के बाइस पाकिस्तान को तवानाई के शदीद तरीन बहरान का सामना है। इसके ज़रिए मुबादला के ज़खायर तेज़ी के साथ कम हो रहे हैं और मुल्क के अंदर सियासी बेचैनी मुआशी तरक्की के साथ साथ बैरूनी सरमायाकारी के इम्कानात को महदूद कर रही है। IMF की हालिया किस्त और साथ ही कड़ी शराइत ने पाकिस्तान की मईशत को एक तरह से सख्त किस्म के टैक्स निज़ाम में जकड़ दिया है, जिसमें रवा माली साल के लिए पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह की पेशगोई 3.5% तक कम कर दी है और मशरिक़ वस्ता के तनाज़े के बाइस महंगाई की शरह में इजाफे का इम्कान 8.4% तक बढ़ा दिया है। बुनियादी तौर पर ये जो जंग है इसके पाकिस्तान की मईशत पर बड़े असरात जो है वो मुरतब हुए हैं और मुज़िर असरात मुरतब हुए हैं। अगर आज की मैं लेटेस्ट आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूं तो पाकिस्तान की ग्रोथ का टारगेट था 4.2%। अभी जो प्रोविजनल नंबर है वो 3.7% है। हालांकि चंद दिन पहले तक फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे थे कि हमारी ग्रोथ 4% को टच कर जाएगी। इसकी बुनियादी वजह ये है कि जो लास्ट क्वार्टर है अप्रैल से जून तक का, उसके जो एस्टिमेट्स लिए गए हैं वो लोअर साइड पे है। हालांकि पहले 9 माह के डेटे को देखें तो पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी उसने पिकअप किया। दूसरा जो सबसे ज़्यादा असरात पाकिस्तानियों के लिए मुरतब हुए हैं वो आपने देखा है कि फ्यूल और कमोडिटीज़ की जो प्राइसेस हैं उनमें इजाफा हुआ है, ख़ासकर फ्यूल की प्राइसेस में। और फ्यूल की प्राइसेस अनप्रेसिडेंटेड हद तक आगे बढ़ चुकी है। इसी वजह से इन्फ्लेशन जो कि आज से 2-2.5 साल पहले 38% थी वो वापस सिंगल डिजिट के अंदर आई और अब दोबारा से डबल डिजिट के अंदर दाखिल हो चुकी है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में बेतहाशा इजाफे ने महंगाई के हवाले से जो सूरत हाल पैदा की है उसको काबू करना मुमकिन नजर नहीं आता। अगर पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की कहानी सुनी जाए तो वो एक मुकम्मल तौर पर इबरतनाक दास्तान है। अभी जंग शुरू नहीं हुई, जंग शुरू हुई फरवरी 28 तारीख। 1 फरवरी को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत तकरीबन 95 इंडियन रुपीस थी। अब तकरीबन 280 पाकिस्तानी समझ लीजिए। आप आज चेक करें, आज भी कीमत वही है। 0% इजाफा भारत के अंदर। बांग्लादेश में कोई 116 बांग्लादेशी टका थी, आज वो 130 के करीब पहुंच गई, तकरीबन 16% इजाफा हुआ। पाकिस्तान में 1 फरवरी को 257 पर लीटर और आज 400 और कोई 17 के करीब। हमारे यहाँ इजाफा है 61% का। तो मैंने जब ये कीमतें देखी कि भाई ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है
भारत के पास कि उसने अवाम के ऊपर बोझ नहीं डाला, कि बोझ आना है। अब ये हुकूमत ने डिसाइड करना है कि बोझ किसके ऊपर आना है। भारत ने क्या किया, या उनकी जो फैसला साज शख्सियात हैं या उनकी जो फैसला साज इदारे हैं, उन्होंने कहा कि आलमी मंडी में कीमत बढ़ गई, लेकिन उन्होंने फ़ैसला ये किया कि हमने भारतीय शहरियों के ऊपर ये वज़न नहीं डालना। तो उन्होंने क्या किया, पहले तो जो उनकी विफाकी हुकूमत है उसने कहा हम अपना एक्साइज ड्यूटी जो है उसको एडजस्ट कर देते हैं। उसके बाद जो उनकी रियासतें जो स्टेट सेल्स टैक्स इकट्ठा करती हैं, उन्होंने कहा वो भी हम कम कर देते। बाकी जो बचा बोझ था वो उन्होंने कहा कि 3 बड़ी तकड़ी कंपनीज़ हैं भारत के अंदर, एक कहलाती है भारत पेट्रोलियम, दूसरी कहलाती है हिंदुस्तान पेट्रोलियम और तीसरी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इन्होंने कहा बाकी वो सारा बोझ जो आलमी मंडी से आ रहा है वो हमने इन कॉरपोरेट बैलेंस शीट के ऊपर डाल देना है और भारतीय शहरियों के ऊपर या दिल्ली के रहने वालों के ऊपर बोझ नहीं आया, सिफर। ये उनकी पॉलिसी थी। बांग्लादेश की जो फैसला साज शख्सियात हैं, इदारे हैं, उन्होंने कहा कि हम पार्शल, जिसको हम कहते हैं पार्शल अब्जॉर्प्शन, कि आलमी मंडी में कीमत बढ़ गई, कुछ बोझ हम आवाम पे डालेंगे और कुछ बोझ वहाँ पे बांग्लादेश पेट्रोलियम एक बड़ी तगड़ी कंपनी है, बाकी उस पर डालेंगे। उन्होंने तकरीबन 16% इजाफा किया जो आवाम के ऊपर आया और बाकी बोझ उन्होंने डाल दिया बांग्लादेश पेट्रोलियम के ऊपर। पाकिस्तान में क्या हुआ, जब आलमी मंडी की कीमत बढ़ी तो हमारी हुकूमत ने सोचा कि इसी बहाने हम अपना ख़जाना भी भर लेते हैं। उन्होंने, आपको याद है कि पेट्रोलियम लेवी जैक अप कर दिया। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि 100% बोझ जो आलमी मंडी के नतीजे में आ रहा है वो हमने पाकिस्तानी शहरियों के ऊपर डालना। तो आप देख रहे हैं कि पॉलिसी फ़र्क, 3 मुल्क हैं, एक ही सोर्स है जहाँ से तेल आ रहा है और तीनों ममालिक ने अपनी पॉलिसी फ़र्क रखी। तो ये पॉलिसी साज इदारे जो हैं उन्होंने सोचना है कि बोझ किसके ऊपर डालना है। बोझ तो आएगा, लेकिन आप अगर 85%, 90% तेल अपना इंपोर्ट कर रहे हैं तो बोझ तो आएगा। फ्यूल की कंजम्पशन बड़ी थी। बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि एक फोरेंसिक ऑडिट किया जाए और फोरेंसिक ऑडिट करके ये बताया जाए कि रिफाइनरीज़ के पास उससे पहले कितना पड़ा हुआ था फ्यूल, उसके बाद पेट्रोल पंप्स के पास कितना पड़ा हुआ था। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो फिशी हैं। इसको एक फोरेंसिक ऑडिट करके एक तो इसको क्लियर किया जाए कि कंजम्पशन किस तरह से बढ़ गई, क्योंकि होर्डिंग, मुझे शक है कि इसके अंदर होर्डिंग भी शामिल हुई है। और जहाँ तक आपने बात की, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान में ऑस्टेरिटी जो है वो एलीट्स के लिए नहीं है, वो गरीबों के लिए है। अच्छा, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान में जो लाइफस्टाइल है और जो पैटर्न है उसको चेंज किया जाए। शाम को दुकानें जल्दी बंद हो, पूरी दुनिया हमने देखी है, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, कि वहाँ पे इकनॉमिक एक्टिविटी शाम के बाद आपको नज़र नहीं आएगी। लेकिन पाकिस्तान में आप ये देखें तो लाइफस्टाइल जो है रात को 10-10, 12-12 बजे तक दुकानें खुली हुई हैं, शादी के फंक्शंस, बाकी फंक्शंस रात को लेट नाइट करते हैं। तो ये लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है, लेकिन ये गरीबों के लिए और आम आदमी के लिए। पाकिस्तान के लीड्स के लिए ऐसी कोई बात नहीं है। ना आपको फ्यूल के अंदर उनकी कोई कंजम्पशन के अंदर आपको चेंजेस नज़र आएंगी, ना गाड़ियों के इस्तेमाल के अंदर नोटिफिकेशन की हद तक तो आपको नज़र आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी कि जिससे ये नज़र आ रहा हो कि यहाँ पे कफ़ायत शारी हो रही है। ये कफ़ायत शारी जो है वो, फिर भी मैं इसको अच्छी चीज़ इसलिए समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोग अपने लाइफस्टाइल को जो है वो चेंज कर लें। हमारा मुआशी बहरान हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं, बल्कि इसके डांडे हमेशा साबिका हुकूमतों और उनकी मुआशी पॉलिसियों से मिलते रहते हैं। इसकी बड़ी वजह जैसे सियासी हुकूमतों के साथ इस्तेहकाम का मसला जुड़ा रहता है, वैसा ही मुआशी पॉलिसियों में अदम इस्तेहकाम भी साथ साथ चलता नज़र आता है। मिसाल के तौर पर हमारी कौमी मुआशी शरह नमू, इसमें तसलसल की कमी और गैर मुतवक्के उतार चढ़ाव हमेशा देखने को मिलता रहता है। इस अदम इस्तेहकाम का न सिर्फ मौजूदा माशी हालत पर नुमाया फ़र्क पड़ता है, बल्कि इसका सिलसिला आगे ही आगे बढ़ता रहता है। पिछले 3 साल में आप देखें तो ये सूरत हाल ऐसी नहीं थी। 2023 में हम नेगेटिव हो गए, -1.7% ग्रोथ चली गई हमारी। 2024 में हमने रिकवर किया 2.4%, 2025 में 3% पे, अब 2026 में 3.5 के आसपास रहेंगे।
तो ग्रेजुअली हम बेहतर सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं। अगरचे अभी ये बहुत बड़ा डेंट लगा है जो रीजनल वॉर हुई है उसकी वजह से, और पाकिस्तान गवर्नमेंट बहुत स्ट्रगल कर रही है कि किसी तरीके से हमारी ग्रोथ जो है वो बेहतर सूरत हाल में आ जाए, लेकिन अक्सर लगता नहीं कि बेहतर सूरत हाल में आएगी, क्योंकि जो बेसिक एलिमेंट हैं इसके यानी एनर्जी वो बहुत कॉस्टली हो गई है। और पहले भी ये शिकायत थी कि हम रीजन में सबसे महंगे एनर्जी देने वाले हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी पहले भी बहुत ज़्यादा थी। अब जबकि ये हार्मोज बंद हो गया है और हमारे यहाँ तेल, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि एक हफ्ते में $300 मिलियन हम खर्च करते थे जंग से पहले, अब $800 मिलियन खर्च कर रहे हैं एक हफ्ते में। अगर हम यहाँ पर पाकिस्तान में तेज़ी के साथ फ़रोग़ पाने वाली अफ़रात-ए-ज़र को देखें तो जो हक़ाइक़ हमारे सामने आते हैं वो बहुत हैरानकुन हैं। 2025 में मुल्क में अफ़रात-ए-ज़र की शरह 0.5% थी और हमारी मईशत आगे बढ़ रही थी, लेकिन जब हम मई के महीने का ग्राफ देखते हैं तो यही अफ़रात-ए-ज़र अचानक 3.5% तक जंप कर जाती है, जिसमें तवानाई के सेक्टर का हिस्सा -1.8%, कुदरती आफात के बाइस अफ़रात-ए-ज़र का हिस्सा 2.1% और मजमूई अफ़रात-ए-ज़र का हिस्सा 3.5% था। आगे चलें तो अफ़रात-ए-ज़र का ग्राफ मज़ीद बुलंदी की तरफ जाता हुआ मिलता है, जो जुलाई के महीने में 4.4% था। अगस्त में इसकी शरह इस तरह थी 3.5%, सितंबर में यही शरह जंप करके 5.7 तक पहुंच गई। अक्टूबर में अफ़रात-ए-ज़र की शरह 6% तक चली गई। अफ़रात-ए-ज़र की शरह में सबसे ज़्यादा इजाफा 2026 में मार्च में सामने आया, जब ये ग्राफ 7.4% पर पहुंच गया। ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अप्रैल 2026 में अफ़रात-ए-ज़र का ग्राफ हमें डराने लगा और ये 11.1% पर पहुंच चुका था। बुनियादी तौर पे इन्होंने स्ट्रेंगुलेट करके, गला दबाकर आपने चीज़ों को स्टेबलाइज कर दिया है। अभी आप ये देखें कि अभी फिजिकल ऑपरेशंस के नंबर्स आए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जारी किए, तो उसमें अगर आप देखें तो आपने बजट डेफिसिट को और जो है वो हासिल कर लिया, उसको कंट्रोल में रखा है, और इसी तरह से प्राइमरी बैलेंस जो है वो भी 3% ऑफ जीडीपी है। आईएमएफ की नज़र में ये अचीवमेंट है, लेकिन अब आप देखें ये किस बुनियाद पे हासिल हुआ है। सूबों ने जो अपना सरप्लस जनरेट किया है, यानी सरप्लस के मतलब के ये है कि जो एनएफसी के तहत उन्हें पैसे मिले हैं, कुछ 1700 अरब रुपया ऐसा है जो सूबों ने कहीं यूटिलाइज़ नहीं किया, और ये नंबर्स को दिखाने के लिए उन्होंने सरप्लस अपना जनरेट कर दिया है। पहली बात तो ये फेडरल पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो बेसिकली किसी भी इकॉनमी को किक स्टार्ट करने का पब्लिक इन्वेस्टमेंट का टूल है, 1000 अरब रुपया उसके लिए रखा गया था। 172 अरब रुपए की उसके अंदर कटौती की गई। आपको पता है कि उसके 9 माह के दौरान सिर्फ 333 अरब रुपए यूटिलाइज हुए हैं। तो जब वो पैसे यूटिलाइज ही नहीं हो रहे होंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे जनरेट होगी? बजट पे दो चीज़ें बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। एक तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, बढ़ रही है, शुरू होगी, इंडिकेशंस आनी शुरू होगी। दूसरा हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा। तीसरा हमारा जो रेमिटेंसेस पे हमारा बहुत ज़्यादा इन्हसार है, मिडल ईस्ट में वो एक्टिविटी नहीं रहेगी, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। इन सारी चीज़ों का नेगेटिव इम्पैक्ट का फ़ायदा हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, हमारी करेंसी पे प्रेशर आएगा। उन चीज़ों को हैंडल करने के लिए हमें बजट में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ करना पड़ेंगी। बजट शायद हुकूमत आइंदा बजट अच्छा बजट बनाने के हक़ में ना हो। वैसे तो कभी भी पब्लिक फ्रेंडली बजट नहीं हुआ, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ये हो नहीं सकता कि आपके पड़ोस में वार हो रही हो, आप उसको मनफी असर उस पर ना पड़े। वो असर हम पे पड़ गया है। हमारे तेल के रास्ते बंद हैं, हमें उसके अगर ये रास्ता नहीं खुलता हरमोज़ वाला, हमें अल्टरनेट रूट्स ढूंढने हैं। मौजूदा हुकूमत ने महसूलात का सबसे बड़ा मंबा तवानाई के शोबे को करार दे रखा है, और यही वजह है कि तेल और बिजली की कीमतों में इजाफे से जहां वो महसूलात बढ़ाकर अपना खसारा कम करना चाहती है, वहीं पर यह भी सामने आता है कि मुल्क के अंदर महंगाई एक तूफान की सी सूरत इख्तियार कर जाती है। इस मंजरनामे में फर्ज किया गया कि 2026 की दूसरी समाही से तेल की कीमतें जनवरी 2026 की बुनियादी पेशगोई के मुकाबले में 80% बढ़ जाएंगी, फिर 2027 में तकरीबन 20% ज्यादा सतह पर आकर वापस कम होना शुरू होंगी, और अगले साल यानी 2028 में ये असर खत्म हो जाएगा।
IMF के अंदाजे के मुताबिक ये 2026 में तकरीबन $100 फी बैरल और 2027 में $75 फी बैरल की औसत पेट्रोलियम कीमत के बराबर बनता है। यूरोप और एशिया के लिए गैस की कीमतों में भी दूसरी तिमाही में बुनियादी सतह के मुकाबले में 160% इजाफे का अंदाजा लगाया गया, जो बाद में 2027 में ज्यादातर दोबारा कम हो जाएगा। IMF की तरफ से ये भी अंदाजा लगाया गया कि 2026 में पेट्रोलियम की औसत कीमत तकरीबन $110 फी बैरल और 2027 में $125 फी बैरल होगी, जबकि यूरोप और एशिया में गैस की कीमतें इसी मुद्दत में 200% बढ़ जाएंगी। IMF ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र दुनिया भर की हुकूमतों को चाहिए कि अपने अपने मुल्की हालात के मुताबिक महसूलात बढ़ाएं, अखराजात की तरजीहात दोबारा तय करें, खर्च को ज़्यादा मौसर बनाएं और गैर मुतवक्के आमदनी को दानिशमंदी से इस्तेमाल करें। पाकिस्तान का तेल दरामद करने का बिल ईरान अमरीका जंग से पहले $30 करोड़ था, जो अब बढ़कर $80 करोड़ हो चुका है। इस बेतहाशा इजाफे ने गुज़िश्ता 2 बरसों में मुल्क की तमाम मुआशी पेशरफ्त को खत्म कर दिया है। अगर हम रवां बरस में मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे को देखें तो सूरत हाल मुकम्मल तौर पर वजाहत के साथ सामने आ जाती है कि किस तरह हुकूमत ने तेल की कीमतों में इजाफा करके लेवी और दीगर टैक्सों की मद में अपने महसूलात बढ़ाए, जबकि महंगाई भी उसी तनाजुब से बढ़ती रही। 1 जनवरी 2026 पेट्रोल का नर्क 253.17 रुपए जबकि डीजल की कीमत 257.08 रुपए मुकर्रर की गई। 16 जनवरी 2026 पेट्रोल का नर्क 253.17 रुपए जबकि डीजल की कीमत 257.08 रुपए पर कायम रही। 1 फरवरी 2026 पेट्रोल 253.17 रुपए जबकि डीजल की कीमत 268 रुपए फी लीटर तक बढ़ा दी गई। 16 फरवरी 2026 पेट्रोल की कीमत 258.17 रुपए तक कर दी गई, जबकि डीजल की कीमत में इजाफा करके 275.07 रुपए कर दिया गया। 1 मार्च 2026 पेट्रोल की कीमत 266.17 रुपए तक कर दी गई, जबकि डीजल की कीमत में इजाफा करके इसको 280.86 रुपए कर दिया गया। 7 मार्च 2026 पेट्रोल की कीमत में एकदम इजाफा करके इसको 321.17 रुपए फी लीटर और डीजल की कीमत 335.86 रुपए फी लीटर कर दी गई। 14 मार्च 2026 पेट्रोल की कीमत 321.17 रुपए फी लीटर और डीजल की कीमत 335.86 रुपए फी लीटर पर बरकरार रखी गई। 21 मार्च 2026 पेट्रोल की कीमत 321.17 रुपए फी लीटर और डीजल की कीमत 335.86 रुपए फी लीटर पर बरकरार रही। 28 मार्च 2026 पेट्रोल की कीमत 321.17 रुपए फी लीटर और डीजल की कीमत 335.86 रुपए फी लीटर पर बरकरार रखी गई। 3 अप्रैल 2026 पेट्रोल की कीमत में बेतहाशा इजाफा करते हुए फी लीटर 458.41 रुपए मुकर्रर की गई, जबकि डीजल की कीमत 520.35 रुपए फी लीटर मुकर्रर की गई। 4 अप्रैल 2026 पेट्रोल की कीमत कम करके 378.41 रुपए फी लीटर मुकर्रर की गई, जबकि डीजल की कीमत 520.35 रुपए फी लीटर बरकरार रही। 11 अप्रैल 2026 पेट्रोल की कीमत कम करके 366.58 रुपए फी लीटर कर दी गई और डीजल की कीमत भी कम करके 385.54 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। 18 अप्रैल 2026 पेट्रोल की कीमत कम करके 366.58 रुपए फी लीटर कर दी गई और डीजल की कीमत भी कम करके 353.42 रुपए फी लीटर कर दी गई। 25 अप्रैल 2026 पेट्रोल की कीमत में इजाफा करके इसको 393.35 रुपए फी लीटर कर दिया गया, जबकि डीजल की कीमत 380.19 रुपए फी लीटर मुकर्रर की गई। 1 मई 2026 पेट्रोल की कीमत 399.89 रुपए फी लीटर और डीजल की कीमत 399.58 रुपए फी लीटर मुकर्रर की गई। 9 मई 2026 पेट्रोल की कीमत एक बार फिर बढ़ाकर 414.78 रुपए फी लीटर कर दी गई, जबकि डीजल की कीमत 414.58 रुपए फी लीटर कर दी गई। 16 मई 2026 को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 409.78 रुपए फी लीटर मुकर्रर की गई, जबकि डीजल की नई कीमत 409.58 रुपए फी लीटर मुकर्रर की गई। ऑयल प्राइस की मद में अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास अगर 150 बैरल पे जाता है डॉलर पे तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी, बिकॉज हमारा जो इस वक्त प्राइसिंग होती है वो होती है गल्फ़ के उसके ऊपर अपना सिंगापुर उसके ऊपर अपना प्लाट्स के ऊपर, और नॉर्मली ये जो होता है वो 3 टाइम्स हो जाता है एवरेज के हिसाब से।
तो मैं ये समझता हूँ ये इसकी वजह से डीपनिंग होगी और हमें बहुत बड़ा इसमें आपको वो देना पड़ता है प्रीमियम। तो बेहतर यही होगा कि हम डायरेक्ट सऊदी अरेबिया से इंपोर्ट करें और अपनी रिफाइनरीज़ को कोशिश करें कि मैक्सिमम वो करें और जो उनका प्रोसेस है जिस तरीके से वो निकालें, एलपीजी, एलएनजी, इसके बाद ऑयल, मोटर गैसोलीन ऑयल, फिर डीजल, फिर नाफ्ता और केरोसिन, और फिर इस किस्म की वो जो पॉलिसीज़ हैं आपकी रिफाइनरीज़ के लिए आपको मेरा ख्याल है करनी चाहिए। तो उससे ये होगा कि आपका, हमारी कैलकुलेशन ये कहती है कि 60 से 70 रुपये पर लीटर आप डीजल की मद में कम कर सकते हैं और पेट्रोल की मद में भी आप कमी ला सकते हैं। 2006-2007 का हुकूमती बजट निकाल, उसमें जो टैक्स वसूल करने का हद रखा था वो 1000 अरब का था, 1 ट्रिलियन 1000 बिलियन। और पिछले साल हुकूमत हमें ख़ुद से बता रही है कि हमने 14000 अरब का टैक्स इकट्ठा कर लिया। अब आप मुझे बताइए कि हम हमेशा फ़ौरन FBI को पकड़ लेते हैं। ये एक हुकूमती इदारा ऐसा है जो 1000 अरब इकट्ठा करता था आज से 20 साल पहले, और आज ये पहुंच गया है 14000 अरब पे। कोई और हुकूमत का इदारा ऐसा है जिसकी परफॉर्मेंस FBI जैसी हो? तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहाना है कि टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा। असल बीमारी जो है वो हुकूमती अखराजात हैं जो इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और हुकूमती नुकसानात। अब ये भी 2 कैटेगरीज। तो जो आप इकट्ठा कर रहे हैं पेट्रोलियम लेवी की मद में, वो एक्चुअली जा रहा है हुकूमत के नुकसानात को पूरा करना और हुकूमती अखराजात को पूरा करना। अगर पेट्रोल की कीमत $10 फ़ी बैरल बढ़ती है तो उसका जो STPI के सिनेरियो बिल्डिंग के मुताबिक इन्फ्लेशन पे जो असर पड़ता है वो तकरीबन 0.3 to 0.4% पड़ता है। अब अगर वो कीमत जो है वो $70 से $140 पे प्रीमियम के साथ जा पहुंची है अरब लाइट, तो इसका मतलब ये है कि आपकी 26-27 में, ये वाला हमारी साल तो जून में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 26-27 में हमारी इन्फ्लेशन डबल डिजिट में होगी। ये वाले में 7.5 तक जाएगी और अगले में ये 10-11 पे जा सकती है। जब ये 11% पे अगर इन्फ्लेशन जाती है तो उसी हिसाब से आपकी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन करना पड़ेगा। 10.5 से ऊपर आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो चला जाएगा। जब ये दोनों चीज़ें होती हैं और आपकी इन्फ्लेशन, कुछ तो डायरेक्ट इन्फ्लेशन है ऑयल की वजह से, फिर बिजली के बिलों में इजाफा, गैस के बिलों में इजाफा, और उसके बाद हर चीज़ में इजाफा, तो ये जो इसका ग्रोथ पे जो इम्पैक्ट है वो आएगा। GDP टारगेट जो है वो पूरा नहीं हो रहा होगा, और अगर GDP टारगेट आपका पूरा नहीं होता, आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती है, आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, आपके रिज़र्व्स कम होते हैं, आपका इंपोर्ट कवर कम होता है, तो ये आपको बिल्कुल मरहून मिन्नत कर देता है IMF प्रोग्राम में। पाकिस्तान में इतने असरात नहीं हुए, नेगेटिव असरात इतने नहीं हुए जितने थाईलैंड में हुए, श्रीलंका में हुए, साउथ कोरिया में हुए, सिंगापुर में हुए, फिलिपाइन में हुए, इंडिया में हुए। इतने असरात नहीं हुए। आज भी आपको पाकिस्तान में ज़िंदगी नॉर्मल नज़र आती है। लोग पेट्रोल पंप पे लाइनों में लगे हुए नहीं है, लेकिन इन जिन मुल्कों का मैंने नाम लिया वहाँ सूरत हाल बहुत ख़राब है। रात को अंधेरा होने लगा है, पेट्रोल नहीं मिलते, टैक्सी नहीं मिलती, दिन भर रात भर बांग्लादेश जो है रात भर लोग लाइन में हुए होते हैं पेट्रोल लेने के लिए। तो इसरात तो पाकिस्तान में हुए हैं लेकिन इतने ख़तरनाक नहीं हुए। लेकिन अगर ये प्रोलॉन्ग कर गया तो पाकिस्तान में बहुत ख़राब असरात पैदा होंगे, क्योंकि हम बहुत देर तक सस्टेन नहीं कर सकते। इतना ज़बरदस्त थ्रस्ट आ रहा है हमारे ऊपर, जंग का थ्रस्ट जो है, क्योंकि हमें भी ये तेल लेना होता है, बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। मैंने पहले अभी बताया आपको कि $300 मिलियन का तेल हम $800 मिलियन में ले रहे हैं पर वीक, तो ज़ाहिर है इसके असरात तो हम पे ही होंगे। वो जो साल आखिरी उनका होता है वो आखिर में इकॉनमी को उस जगह पे लेके चले जाते हैं कि जहाँ पे नई हुकूमत आती है तो सबसे बड़ा चैलेंज उसके सामने यही खड़ा होता है कि उन्होंने कब IMF के पास वापस जाना है। अगर इस जंग से कोई एक सबक हमें मिलता है तो वो ये है कि इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल पे रिलाय नहीं किया जा सकता। अगर बारीकी से देखा जाए तो हुकूमत को ऐसे 2 इंतखाब करना पड़ेंगे जिनके नताइज अच्छे नहीं होंगे, और हुकूमत के पास तीसरा कोई इंतखाब मौजूद ही नहीं। या तो आलमी मंडी में तेल की कीमतों का बोझ अवाम पर मुंतकिल करे और अवामी गुस्से का सामना करे, या फिर ईंधन पर रियायत देकर कौमी बजट में बड़ा खसारा पैदा करे। पाकिस्तान IMF की कड़ी निगरानी में है,
जिसकी वजह से हुकूमत के लिए अखराजात बढ़ाकर मसले से निकलना आसान नहीं। माहिरीन ने अप्रैल में हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था जब उसने ईंधन पर ज्यादा रियायत के लिए मालियाती फंड से मंजूरी लेने की कोशिश की, लेकिन उसे मुस्तरद कर दिया गया। माहिरीन ने कहा कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों ने आवाम पर मुआशी जंग मुसल्लत कर दी। यहाँ पे बीमारी है हुकूमती अखराजात, हुकूमती नुकसानात, और हम बीमारी कह रहे हैं कि जिगर किया, इलाज जिगर का शुरू कर दिया कि जी टैक्स बहुत कम इकट्ठा होता है। देखिए, ज़रूर ऐसी कंपनियां होंगी, ज़रूर ऐसी शख्सियात होंगी जो जिनके ऊपर टैक्स ज़्यादा लागू होता है, लेकिन आप 100 निकाल लेंगे, 1000 निकाल लेंगे, उस पर 8-10 करोड़ रुपया टैक्स लगा देंगे, 1000 अरब और इजाफी इकट्ठा कर लेंगे। टैक्स की लिमिट अब पहुंच चुकी। और अब आप सोचिए, ये जो नारा लगाया जा रहा है कि टैक्स का बेस ब्रॉड करना, ये अयूब खान के ज़माने में लगाया गया था, ये आज तक लगता आ रहा है। इसका मतलब है कि ये मुमकिन नहीं है। और इसकी वजह क्या है? आप सोचिए कि इस वक्त लगभग 50% हमारी आबादी का हिस्सा ख़वातीन है, और ख़वातीन का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो 15-16% से ज़्यादा नहीं है। अब जो खातून काम ही नहीं करती है उसके ऊपर तो टैक्स नहीं लगा सकते। 44% वर्ल्ड बैंक की फ़िगर है, अब ये मेरी ज़ाती फ़िक्र नहीं है। वर्ल्ड बैंक कहता है कि 44% पाकिस्तानी ऐसे हैं जो शराए गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। अब जो शख्स शराए गुर्बत से नीचे रह रहा है, आप उस पर टैक्स लगा सकते हैं? IMF का तो इशू वही है कि उन्होंने स्ट्रेंगुलेट करना है, इकॉनमी को स्लो करना है, और स्लो करके स्टेबलाइजेशन की तरफ जाना है। हमारा मसला ये है कि हम जब भी IMF के ICU से निकलते हैं तो अब आप इसको बदकिस्मती कहें या क्या कहें कि वो टाइम ऐसा होता है। माजी में पिछले मैं कोई 20 साल का या 30 साल का तजर्बा आपको बता रहा हूँ कि जब भी हम IMF के प्रोग्राम से निकलते हैं तो उस टाइम उस हुकूमत का टेन्योर के 3-3.5 साल कंप्लीट हो चुके होते हैं, और वो बिल्कुल आखिरी टेन्योर का टाइम होता है। और वो कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डोल आउट्स किए जाएँ, सब्सिडीज़ ज़्यादा दें, टैक्स की एग्जेम्पशन ज़्यादा से ज़्यादा दें, एक्सपेंडिचर ज़्यादा से ज़्यादा करें। और वो जो साल आखिरी उनका होता है वो आखिर में इकॉनमी को उस जगह पे लेके चले जाते हैं कि जहाँ पे नई हुकूमत आती है तो सबसे बड़ा चैलेंज उसके सामने यही खड़ा होता है कि उन्होंने कब IMF के पास वापस जाना है। जहाँ तक हुकूमती पॉलिसियों और ख़ास तौर पर ऐसी देरपा पॉलिसियों का मामला है, हमारे यहाँ ये कोशिश की जाती है कि वो काम किया जाए जो बहुत थोड़े अरसे में ऐसे नताइज दे कि उनको आवाम के सामने रख कर अपनी कामयाबी का ढंडोरा पीटा जाए और बताया जाए कि सियासी क़यादत ने कितना ज़बरदस्त काम किया है। इसलिए जल्दबाजी में जो फैसले किए जाते हैं उनके नताइज अगर जल्दी बरामद हो जाएं तो उनको सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मईशत का ये एक पुराना असूल है कि ये ना सिर्फ देरपा मंसूबों की मरहून मिन्नत होती है, बल्कि ऐसे मंसूबों को मुस्बत करार देती है जो सोच समझ कर और लंबे अरसे तक फ़ायदा देने की हिकमत अमली के तहत बनाए जाएँ। हुकूमत क्यों बिजली का कारोबार करना चाहती है, मुझे बताइए आप। हुकूमत क्यों गन्ने का कारोबार करना चाहती है? गन्ने की कीमत फ़िक्स करती है, कौन शुगर मिल लगा सकता है, कौन नहीं लगा सकता, कौन बिजली का प्लांट लगाएगा, फिर वो IPP बीच में आ जाते हैं, फिर वो शुगर मिल की माफिया बीच में आ जाती। हुकूमत का काम है हुक्मरानी करना, वो रेगुलेशन करे, ये सारा काम है प्राइवेट सेक्टर का। मुझे बताइए कि 193 ममालिक हैं यूनाइटेड नेशंस के मेंबर। आपने कोई मुल्क देखा है कि जिसका वज़ीर आज़म टेलीविज़न पे आके आपको बताए कि कल डीजल की कीमत ये होगी और पेट्रोल की कीमत ये होगी? लेट द प्राइवेट सेक्टर डू इट। वो खुद ही तेल इंपोर्ट। हुकूमत तेल के कारोबार में क्यों है? मेरी समझ से बाहर। हुकूमत बिजली के कारोबार में क्यों है? अभी कुछ अर्सा पहले तक हुकूमत एयरलाइन के टिकट भी बेचती थी। वाई? ये प्राइवेट सेक्टर के काम है, उनको करने दें। अच्छा, आप सोचिए, आप तो उम्र में मुझसे आधे हैं। एक ज़माना था ये जब टेलीकम्युनिकेशन का सेक्टर हमने डीरेगुलेट नहीं किया, हुकूमत उस कारोबार में भी थी, तो MNAs को वो कोई दर्जन भर साल के परमिट मिला करते थे कि आप टेलीफोन बांट सकते हैं। पूरा मुल्क सिफारिश करवाता था कि मुझे एक टेलीफोन दिलवा दीजिए। अब आप सोचिए कि आप एक कनेक्शन लेते हैं इंटरनेट का, साथ 6 टेलीफोन मुफ्त में मिलते हैं। हमने डीरेगुलेट कर दिया। हुकूमत ने कहा अगर ये प्राइवेट सेक्टर चलाए। मैं अच्छा खासा अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करता हूँ,
यकीन कीजिए 2,500-3 हज़ार रुपये महीने से ज़्यादा का बिल नहीं आता। एक हफ़्ता आप लंदन में गुजार लीजिए, एक हफ़्ता आप अमेरिका के किसी शहर में गुजार लीजिए, $150-200 निकल जाता। सस्ती तरीन या सस्ता तरीन सेलुलर टाइम आपको पाकिस्तान में मिल रहा है क्योंकि आपने डीरेगुलेट कर दिया, हुकूमत निकल आई इस कारोबार से। पाकिस्तान में अगर कोई तबका सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहा है ना तो वो सैलरीड क्लास है। सैलरीड क्लास के ऊपर आपने इतना बर्डन डाल दिया है कि अब पाकिस्तान में जो सैलरीड क्लास है और ख़ासकर जो हायर सैलरीड इनकम है जिन लोगों की, उनकी रिटेंशन जो है वो पाकिस्तान में मुश्किल हो गई है। तो दो उनके पास हैं, या तो वो सैलरी जो है वो टैक्स नेट से बाहर रख के कैश में लेनी शुरू कर दें, या फिर वो जो है ना वो बाहर के ममालिक की तरफ जो है वो देखना शुरू करें और वहाँ पे जाके अपना रोज़गार जो है वो तलाश करें। चूँकि ये जो हायर इनकम स्लैब्स के अंदर आने वाले लोग हैं वो स्किल्ड लोग हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, तो मैं तो समझता हूँ उनको पाकिस्तान में रिटेन रखना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान में दो तबके टैक्स दे रहे हैं, एक सैलरीड क्लास टैक्स दे रही है और एक फॉर्मल सेक्टर जो है ना, जो पाकिस्तान का वो सेक्टर जो डॉक्यूमेंटेड है, उसके अलावा तो पाकिस्तान में कोई टैक्स नहीं देता। आप मुझे बताएं कि, और तीसरा जो है वो गरीब आदमी को मैं क्यों कहता हूँ वो टैक्स, हालांकि हो सकता है वो रिटर्न फाइल ना कर रहा हो, लेकिन वो जो चीज़ खरीद रहा है उसके ऊपर वो GST पे कर रहा है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस तो वो दे रहा है। नो रिप्रेजेंटेशन विदाउट टैक्सेशन। जो पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठे हुए हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो तमाम सेक्टर्स को टैक्स नेट के अंदर लेकर आए। इसमें शक नहीं कि अप्रैल 2026 पाकिस्तान के बैरूनी अदायगियों के तवाज़ुन के लिए एक निहायत मुश्किल महीना साबित हुआ है। पाकिस्तान को मुत्तहिदा अरब अमारात को अपने मजमूई $3.5 अरब के कर्जे वापस करने के लिए कहा गया, जिसमें $25 करोड़ का 30 साल पुराना कर्ज भी शामिल था। इसके साथ साथ 8 अप्रैल को $1.3 अरब के यूरो बॉन्ड की मुद्दत भी पूरी हो गई, जिसके बायस सिर्फ अप्रैल में कर्जों की अदायगी की मजमूई जरूरत $4.8 अरब तक पहुंच गई। हुकूमत का दावा था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास $21.38 अरब के ज़र मुबादला के ज़खायर मौजूद हैं, जबकि तिजारती बैंकों के पास खालिस गैर मुल्की $5.41 अरब पड़े हैं, जबकि मजमूई ज़खायर $22 अरब के करीब बनते हैं। पाकिस्तान पहले ही माली साल 2025 के पहले 9 माह में बरामदात में 8% कमी रिकॉर्ड कर चुका है, और अगर आबनाए हुर्मुज़ तवील अरसे तक बंद रहती है तो खलीजी ताउन कौंसिल के ममालिक को बरामदात में तकरीबन $1.5 अरब से $2 अरब तक कमी हो सकती है। जोग्राफियाई सियासी गैर यकीनी सूरत हाल ने गैर मुल्की सरमाया के इनखला को तेज़ कर दिया है, और पोर्टफोलियो सरमायाकारों की खतरा मोल लेने की सलाहियत पाकिस्तान समेत तमाम उभरती हुई मईशतों में कम हो गई है। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो इस झटके के लिहाज से साख्तियाती तौर पर सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। मुल्क की मजमूई दरामदाद में पेट्रोलियम मसनूआत का बड़ा हिस्सा है, और मईशत की 80% से ज़्यादा तेल की ज़रूरियात दरामदाद से पूरी होती हैं। मज़ीद ये कि तवानाई की 81.2% दरामदाद आबनाए हुर्मुज़ से गुजरती हैं, जो इस वक्त बंद है। असल मसला वो खसारे का बजट है जो मौजूदा हुकूमत अगले माह पेश करेगी, क्योंकि तेल की कीमतों से हासिल शुदा महसूलात का एक बड़ा हिस्सा IMF की मामूल की इकसात में चला जाएगा, जबकि मुल्क की इंडस्ट्री तारीख के बदतरीन बहरान से गुजर रही है, और इम्कान ये है कि खलीज का बहरान इसको तबाही के दहाने पर ले जाएगा। इस सूरत में देखना ये होगा कि आइंदा बजट किस किस्म की सूरत हाल पेश करता है। 26-27 जो है ये पूरी दुनिया के लिए एक ही जैसी तस्वीर है, और वो तस्वीर यही है कि मुश्किलात का साल है, महंगाई बढ़ रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे होंगे, GDP कंप्रोमाइज़ हो रही होगी। एक जो इसमें अपॉर्चुनिटी निकलती है हमारे लिए, और मैं चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम की वसातत से वो ज़रूर हाईलाइट करूँ, वो है कि हमें अपनी एनर्जी पॉलिसी रिव्यू करना पड़ेगी। सोलर एनर्जी को पिछले साल हमने जो है डिस्करेज किया, नेट मीटरिंग को डिस्करेज किया। अगर इस जंग से कोई एक सबक हमें मिलता है तो वो ये है कि इम्पोर्टेड फॉसल फ्यूल पे रिलाई नहीं किया जा सकता। आप देखेंगे कि जो ममालिक न्यूक्लियर एनर्जी पे जा सकते हैं वो न्यूक्लियर पे जाएंगे, जो कोयले से बिजली पैदा कर सकते हैं वो कोयले पे जाएंगे। हमारे जैसे मुल्कों के लिए सोलर एनर्जी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अब हमें अपनी सारी जो तवज्जो है वो IMF के साथ इस चीज़ पे मरकूज़ करनी है, और अपने IPPs के साथ इस चीज़ पे मरकूज़ करनी है कि हम कैसे निगोशिएट करें और उसमें चाइना की मदद कैसे लें,
कि हमारे ग्रिड कनेक्टिविटी, ग्रिड स्टोरेज उसको इम्प्रूव किया जाए, कंज्यूमर लेवल स्टोरेज को इम्प्रूव किया जाए, ताकि दिन के टाइम पे जो वो बिजली एक्स्ट्रा बनाते हैं, रात को जबकि ग्रिड को ज़रूरत होती है, रात को वो ग्रिड को पास ऑन करें। और ये एक सोलर एनर्जी है जो आपको इस इकनॉमिक और एनर्जी शॉक से बचा सकती है। अगर ये सोलर एनर्जी का सहारा ना होता और इसको मज़ीद प्रमोट ना किया गया तो फिर शायद सिचुएशन इससे मज़ीद वर्स्ट हो सकती है। अभी तो इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन ने हमें दूसरे नंबर पे जो है वो सबसे मुतासर होने वाली मईशत डिक्लेयर किया। अल्लाह ना करे अगर ये सोलर एनर्जी का सहारा भी ना हुआ तो फिर आप सोचिए कि चीज़ें कितनी वर्स्ट हो सकती हैं, खुदा न खास्ता। अभी जो ये क्राइसिस आया, आप अंदाज़ा करें 2 अप्रैल को एक मीटिंग होती है जिसमें आर्मी चीफ बैठा है, चारों चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर चेयर कर रहा है, और वहाँ प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ और चीफ मिनिस्टर को बताया जाता है कि जी प्राइसेस तो बढ़ेंगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा 620-625 अरब रुपए का रेवेन्यू शॉर्टफॉल है, और अगर ये हमने पूरा नहीं किया तो IMF का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड होने जा रहा है उसमें हमारी किस्त अप्रूव नहीं होगी और हम बड़े फंसे हुए हैं, तो आप ये टैक्स भी बढ़ा दें। और प्राइम मिनिस्टर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, उन्होंने 55 रुपये टैक्स बढ़वा लिया। 20 रुपया आपने मार्च में बढ़वा लिया, 25 रुपये, और 55 रुपये यहाँ बढ़ा लिया, और प्राइस बढ़ाई 137 रुपये। अगले 24 घंटे के दौरान या 10-12 घंटे के दौरान प्राइम मिनिस्टर को पता चलता है कि मेरे साथ तो गलत बयानी की गई है फाइनेंस टीम में। प्राइम मिनिस्टर ना सिर्फ 55 रुपये वापस करते हैं, बल्कि पिछले वाले मार्च वाले जो पहले हफ्ते में 23-25 रुपये टैक्स बढ़ाया था वो भी विड्रा कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ भी गलत बयानी की गई थी। और इसी वजह से जो एक ये बात आ रही है, और कुछ वज़ीरों ने भी कहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर और उनकी जो टीम है, जिसमें सेक्रेटरी फाइनेंस भी हैं, जिसमें चेयरमैन FBR भी हैं, उनको ओहदे से हटाया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पर ओहदे से ज़्यादा जो है ना शख्सियात बड़ी ताकतवर है, तो वो लाने वाले, उनको डिफेंड करने वाले इतने ताकतवर हैं। वरना जो ये कुछ हुआ है, जो 2 अप्रैल के इजलास में हुआ है, और उसके बाद जो चीज़ें, प्राइम मिनिस्टर को बड़ी एम्बेरसमेंट हुई है कि आप 24 घंटे के बाद 80 रुपये कम कर रहे हैं। भाई फिर बढ़ाई क्यों थी आपने? मतलब आपको तो फौरी तौर पे फाइनेंस मिनिस्टर को फायर कर देना चाहिए था इस बात पर, लेकिन वो इनडायरेक्टली मैसेज दिया जाता है मीडिया के ज़रिए, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर भी नहीं कह सकते। तो इस किस्म की सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। जब आप मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ गलत बयानी करें तो और दूसरा, आपने एक वीडियो देखी होगी, एक वफाकी वज़ीर किफ़ायत शारी है, 50 गाड़ियाँ लेके पहाड़ों पे फिर रहे हैं, सरकारी गाड़ियाँ। मतलब प्राइम मिनिस्टर, इतनी प्राइम मिनिस्टर में ताकत नहीं है कि ऐसे लोगों को जो जिस पॉलिसी का वो खुद अनाउंसमेंट कर रहे हैं उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते। ज़ख़ीरा हुआ किसने किया? ज़ख़ीरा कंपनियों ने किया। उन कंपनियों के ख़िलाफ़ आप एक्शन लेंगे? उन्होंने ज़ख़ीरा करने से पहले आपके पूरे सिस्टम को करप्ट किया होगा। क्राइसिस ये नहीं कि आना है, अभी शुरू हो चुका है और ये चलेगा। आज अगर जंग पे एग्रीमेंट हो जाता है और जंग ख़त्म हो जाती है तो फिर भी 3 महीने, कम से कम 3 महीने आप क्राइसिस में रहेंगे। अगर मुल्क की सतह पर देखा जाए तो हमारी इंडस्ट्री सेक्टर के साथ साथ हमारा ज़री शुबा भी पैदावार के लिहाज से तेज़ी के साथ ज़वाल का शिकार है, और जहां कुदरती आफात जैसे सैलाबों ने ज़राअत को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचाया है, वहां हुकूमती पॉलिसियों में तसलसल ना होने और इस शुबे की तरफ तवज्जो ना देने से भी मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। मुल्क की ज़रूरी पैदावार जहां कम हुई है, वहां हुकूमतों की पॉलिसियों के बायस भी किसान ने इजाफी पैदावार से हाथ खींच लिया है और मुल्क में ग़िज़ाई अजनास का बहरान जन्म ले चुका है। IPPs के साथ हुए महंगे सौदों ने भी सनत और ज़राअत के शुबों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है और ज़राअत से वाबस्ता बरामदात बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई हैं। जो फूड सिक्योरिटी, देखिए यूरिया खाद का मसला तो बनेगा, क्योंकि यूरिया के लिए, नाइट्रोजनस खाद के लिए गैस जो है वो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। इसी तरह से फास्फेटिक जो फर्टिलाइज़र होती है उसमें सल्फ़र एक बहुत अहम कंटेंट होता है, जो कि रिफाइनरीज की बाई प्रोडक्ट होता है। मिडल ईस्ट ही एक बड़ा सोर्स था सल्फ़र का खाद के लिए। तो ये दोनों खादें जो हैं, इनकी सप्लाई, इनकी कीमत, इसमें इजाफ़ा होगा। अब हमारा किसान, हमारे पास इस वक्त ख़रीफ के लिए जो है हुकूमत कहती है कि हमारे स्टॉक में मौजूद है और ख़रीफ में हमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आइडियली। ये डिपेंड करेगा कि उसकी प्राइसेस कैसे मैनेज होती हैं और मिडल मैन को कैसे रोका जाता है। देखिए जो किसान होता है वो उसके लिए क्या, उसका अगर खाद महंगी होती है वो कभी कोशिश करता है सब्स्टिट्यूट खाद डाल दे। यूरिया का टाइम है, यूरिया नहीं है तो DAP डाल दे।
ये उसका उल्टा ख़र्चा भी हो रहा होता है और नुकसान भी हो रहा होता है, क्योंकि DAP की उसको ज़रूरत नहीं है, या उसकी जो ज़रूरत है उससे कम डाले तो तब भी पैदावार में कमी जो है वो आती है। फूड सिक्योरिटी जो है उसका एक और जो बहुत अहम जो इस वक्त होगा, आज ही की जो रिपोर्ट है वो ये है कि मई टू जून, ये अगले 3 महीने 2 महीने जो हैं अप्रैल टू जून, ये गर्मी एवरेज गर्मी से ज़्यादा पड़ेगी और बारिशें एवरेज बारिशों से ज़्यादा होंगी, विच मीन कि आपकी ह्यूमिडिटी लेवल हाई हो जाएगा। अगर खुदा न खास्ता मॉनसून जो है वो नहीं संभाला जाता और खाद की शॉर्टेज भी होती है और जो बाकी इनपुट हैं वो एनर्जी कॉस्ट महंगी होने से महंगे हो जाते हैं, तो यकीनन ये एक फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए बन सकता है, जिसको कि हुकूमत को अभी से देखना होगा, स्पेशली खाद की कीमत को कैसे कंट्रोल करना है। गंदम की दरामद हुई 300 रुपये का आवाम को टीका लगा, उस पर इंक्वायरी कमीशन फलां जो PDM गवर्नमेंट ने हुई, उसका रिजल्ट आया भी अभी तक नहीं आया। इसमें चीनी की कीमतें बढ़ी, प्राइम मिनिस्टर रोज़ नोटिस लेते थे, चीनी की कीमत कम होगी नहीं होगी, जिम्मेदारी फिक्स हुई, किसने की थी किसने नहीं की थी। क्या ऑयल की जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई है आपने और मैंने की है? फ़र्ज़ करो मैंने की है, आपकी कितनी कैपेसिटी पेट्रोल ज़ख़ीरा करने की एक गाड़ी का टैंक, उसमें 35, 40, 50 इतने लीटर आता होगा। ज़ख़ीरा हुआ किसने किया? ज़ख़ीरा कंपनियों ने किया। उन कंपनियों के ख़िलाफ़ आप एक्शन लेंगे? उन्होंने ज़ख़ीरा करने से पहले आपके पूरे सिस्टम को करप्ट किया होगा। उनका हिस्सा हर जगह, मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी डकैती बगैर हिस्सा पहुंचाए होती नहीं। जो अभी जो होर्डिंग हुई है, डकैती हुई है, इसकी बेनिफिशरी हैं वो। अभी जो पता था कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, अभी बढ़ी हैं तो उन्होंने बेच ऑफलोड कर दिया। इस पर इंक्वायरी की ज़रूरत क्या है? किसी कंपनी ने कितना तेल ख़रीदा है, कितना बेचा, डेली बेसिस पे पूछ लें। कोई लंबा चौड़ी साइंस थोड़ी है इसमें। इदारा शुमारियात की जारी करदा ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में महंगाई की शरह 15.16 तक पहुँच गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि मई के पहले हफ्ते में 22 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक चिकन की कीमतों में 12.82% इजाफा हुआ, डीजल 5.10% महंगा हुआ। इस तरह आटा 3.42%, बीफ 5.50%, आलू 4.8% महंगा फरोख्त हुआ। रवा माली साल जुलाई से अप्रैल के 10 माह में तजारती खसारा 20.28%, जबकि माहाना की बुनियाद पर 43.50% बढ़ा। विफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक खसारे में इजाफे की बड़ी वजह बरामदात में कमी और दरामदी बिल में मुसलसल इजाफा है। रवा माली साल के पहले 10 माह में तजारती खसारा तकरीबन 32 अरब डॉलर तक पहुँच गया, जो गुज़िश्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में 5 अरब 49 करोड़ डॉलर ज़्यादा है। बरामदात 6.25% कमी के साथ 25.10 अरब डॉलर तक महदूद रहीं, जबकि दरामदात 7.50 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गईं। अगरचे अप्रैल में बरामदात में 9.50% की बेहतरी देखी गई, ताहम इसी माह दरामदी बिल में 28% से ज़ायद इजाफे ने खसारे के बोझ को मज़ीद बढ़ा दिया। विफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक साल 2025-26 के पहले 10 माह के दौरान टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में सिर्फ 22 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ, जबकि जुलाई 2025 से अप्रैल 2026 तक टेक्सटाइल बरामदात का हुजम 15 अरब डॉलर से ज़ायद रहा। मुल्की बरामदात में बतदरीज कमी और दरामदी बिल में इजाफे ने मुल्की तिजारती खसारे में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया है। इसके साथ साथ मुल्क के अंदर टैक्स वसूली के अहदाफ का पूरा ना होना इस बात की वाज़ेह दलील है कि आइंदा बजट भारी खसारे का बजट साबित होगा और मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ेगी, जबकि मुल्की ज़राअत भी अपनी कारकर्दगी बेहतर नहीं बना सकेगी, क्योंकि तवानाई के बहरान और बढ़ती हुई कीमतों के बाइस मुल्क में ग़ज़ाई अजनास के बहरान का खदशा भी बरकरार रहेगा। इस सूरत में कौमी बजट कैसा होगा और बजट बनाने वालों को किस किस्म की मुश्किलात का सामना होगा, तमाम तर हक़ाइक़ और हालात सामने खड़े हैं। चंद वीक्स पहले तक पाकिस्तान में लोड शेडिंग शुरू हो गई थी। उस लोड शेडिंग में बहुत इजाफा हो जाता अगर नेट मीटरिंग के ज़रिए 6000 से 7000 मेगावाट सिस्टम के अंदर दाखिल ना हो रहा होता, तो इट्स ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की सूरत हाल है। अब प्रॉब्लम ये है, पाकिस्तान का जो इस टाइम तवानाई का सेक्टर है उसके मल्टीपल चैलेंजेस हैं। एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उन्होंने
नेशनल ग्रिड के ऊपर बरकरार रखना है अपने कंज्यूमर्स को। अगर उन्होंने अपनी कॉस्ट कम नहीं की तो आई कैन ईज़िली प्रेडिक्ट कि पाकिस्तान में डिस्कोस के बाहर आपको लंबी कतारें नज़र आएंगी, लोग डिस्कनेक्शंस की तरफ जाएंगे। चूँकि उसकी वजह ये है कि आपने प्राइस जो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस है वो इतनी ज़्यादा कर दी। और एक चैलेंज और आ रहा है, वो चैलेंज ये है कि IMF के साथ हमारा ये जो अभी एक्सटेंडेड फंड्स फैसिलिटी प्रोग्राम है, इसका जो थर्ड रिव्यू कंप्लीट हुआ और पाकिस्तान को 1.3 बिलियन डॉलर्स की किस्त मिली है, इसके अंदर एक कंडीशन है और वो कंडीशन ये है कि ये जो 200 यूनिट्स तक आपने सब्सिडी दी हुई है, जिनका एवरेज टैरिफ 11 रुपीज़ से लेके 13 रुपीज़ मैक्सिमम ये टैरिफ है, वो सब्सिडी आपने ख़त्म कर देनी है और इस सब्सिडी को शिफ्ट करना है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज़ हैं और बिलो दी पॉवर्टी लाइन है, उनकी वो मैकेनिज़्म जो है वो एक डिवाइस किया जाएगा और 1 जनवरी 2027 से ये जो 200 यूनिट्स पे आप कम देते हैं इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, ये ख़त्म हो जाएगा तो आम कंज्यूमर को वो टैरिफ पूरा जाएगा और ये पैसे जो हैं 200 यूनिट्स तक सब्सिडी के सिर्फ उन लोगों को मिलेंगे जो BISP के बेनिफिशरीज़ हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो BISP के बेनिफिशरीज़ हाउस होल्ड्स हैं, उनकी तादाद और उनकी कुछ अमाउंट में भी इजाफ़ा मुतवक्को है 2027 से और हुकूमत अगले बजट में इसकी अनाउंसमेंट भी करेगी। बहुत मुश्किल है और क्राइसिस शुरू हो चुका है। क्राइसिस ये नहीं कि आना है, अभी शुरू हो चुका है और ये चलेगा। आज अगर जंग पे एग्रीमेंट हो जाता है और जंग ख़त्म हो जाती है तो फिर भी 3 महीने, कम से कम 3 महीने आप क्राइसिस में रहेंगे। आपके 9 महीने के एक्सपोर्ट के फिगर आए हैं, आपकी 9 महीने में $2 बिलियन की एक्सपोर्ट गिर गई है। लास्ट ईयर 24 अरब 73 करोड़ थी या 72 करोड़ डॉलर थी। इस साल 9 महीने जो हुए हैं करंट फाइनेंशियल ईयर के, वो 22 अरब 71 करोड़ डॉलर पे आ गई है। इसी तरह आपकी इन्फ्लेशन जो है, जो अब मार्च का तो 7.4 आया इन्फ्लेशन का, लेकिन जब अप्रैल का इन्फ्लेशन आएगा तो ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है ये डबल डिजिट होगा और ये अरसे के बाद होगा। आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो ये क्राइसिस आपका अभी डीपन होगा और हुकूमत ने अब जो बजट देना है उसमें ये तमाम चीज़ों को सामने रख के बजट देना है। एनर्जी क्राइसिस ये है कि आपकी जो गैस की सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। इस वक्त गैस की लोड शेडिंग शुरू है, बिजली की लोड शेडिंग शुरू कर दी गई है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान हर महीने 10 कंटेनर वो जहाज़ आते थे LNG के, RLNG के, कतर का वो प्लांट हिट किया गया है और वो बंद हो गया है और अगर वो दोबारा रीओपन होता है तो उसको रीओपन होने के लिए 6 से 8 हफ्तों की ज़रूरत है। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है वो कोई इतनी खुशाइन नहीं है। अगरचे जो बजट आने वाला है हुकूमत तवक्को कर रही है कि आवाम को कुछ रिलीफ देगी, लेकिन अदाद-ओ-शुमार और जो बजट की तैयारी के सिलसिले में यहाँ स्टैंडिंग कमेटीज़ की मीटिंग हो रही हैं, जो सिफारशात हुकूमत पाकिस्तान को मिली हैं, उससे आवाम कोई इस बजट से ज़्यादा तवक्को नहीं रखनी चाहिए। आवाम को, ना सिर्फ सैलरी तबके को बल्कि जो आम आवाम है उसकी वजूहात कई हैं। एक वजह यह है कि IMF का जो डेलीगेशन बजट के सिलसिले में पाकिस्तान के पास आया हुआ था उसने काफ़ी टफ़ कंडीशंस सामने रखी हैं। पाकिस्तान के मुआशी निज़ाम को बेहतर करने के लिए उनका ये बताना है कि 430 अरब रुपए आवाम से इजाफी टैक्स हुकूमत को हासिल करना होगा जो आने वाला नया बजट है। इसके लिए पाकिस्तान की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो सूरत हाल है वो भी इतनी हौसला अफजा नहीं है। उससे हुकूमत की जो इंपोर्ट का बिल है वो कहीं ज़्यादा है, एक्सपोर्ट जो हैं वो रुकी हुई हैं। तो इसलिए जो मुआशी अदाद-ओ-शुमार हैं वो कोई आवाम के लिए भी बेहतर नहीं है, पाकिस्तान के लिए भी नहीं है। हुकूमत मुख्तलिफ फ्रंट पर अपनी जंगें लड़ रही है, लेकिन मुआशी फ्रंट पर हुकूमत ये जंग जीतने में नाकाम है।